यूपी के रत्नों का आज न्यूज 18 सम्मान कर रहा है। ये वो रत्न है जिन्होंने यूपी को अलग अलग क्षेत्रों में पहचान दिलाई है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। नितिन गडकरी यहां पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री। और ये देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। न्यूज 18 सम्मानित करेगा, सम्मान देगा माननीय मुख्य अतिथि श्री नितिन गडकरी जी आ चुके हैं। फिर से स्वागत है सर आपका। और आज आप सभी विभिन्न क्षेत्रों के, चिकित्सा के क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, सभी क्षेत्रों के बड़े बड़े दिग्गज यहां मौजूद हैं और आज आप सभी का सम्मान किया जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं और औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले सीधे हम शुरुआत करेंगे, जैसे कि किसी कार्यक्रम की शुरुआत हमारे देश में दीप प्रज्वलन के साथ करी जाती है। आज की भी हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। तो दीप प्रज्वलन के लिए मैं माननीय सेंट्रल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, शिपिंग एंड वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुवनेशन, गवर्नमेंट इंडिया, श्री नितिन गडकरी जी को मंच पर बुलाना चाहती हूं। और उनके साथ पॉलिटिकल एडिटर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश श्री मनमोहन राय जी को भी आमंत्रित करती हूं और नॉर्थ इंडिया सेल्स हेड न्यूज 18 नेटवर्क हर्षवर्धन द्विवेदी जी को भी। दीप प्रज्वलन बहुत ही खास है हमारे देश में। इसके ऊपर एक बहुत ही उम्दा श्लोक है जो मैं आप सभी के सामने कहना चाहूंगी। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशये दीप ज्योति नमस्तुते। इसका अर्थ यही है कि हम दीप के उजियारे के सामने नमन करते हैं कि यह दीप का उजियारा इस पूरे प्रांगण में हमारे जीवन में उजियारा लाए और शत्रु बुद्धि का विनाश करे, ताकि हम और तीव्र गति से प्रगति के पथ की ओर अग्रसर हो चुके। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश प्रगति के नए नए आयाम छू रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, उसी तरीके से हम प्रगति के और नए नए आयाम छुएंगे आगे। अब मैं माननीय चीफ गेस्ट जी से रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज टेक योर सीट। एंड अब मैं रिक्वेस्ट करती हूं हमारे नॉर्थ इंडिया सेल्स हेड नेटवर्क 18 नेटवर्क हर्षवर्धन द्विवेदी जी को कि काइंडली वो मंच पर आए और वेलकम नोट दें। वेलकम सर। माइक न्यूज 18 उत्तर प्रदेश के खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के रत्न में आप सभी का स्वागत है। मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला और हमारे इस आयोजन में आज शिरकत किए और इसकी शोभा बढ़ाई। आप सभी महानुभावों का भी हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर यहाँ पे उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम कुछ खास है क्योंकि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम खुले आसमान के नीचे खिली धूप में किया जा रहा है। साधारणतः इस तरह के कार्यक्रम में होता है कि आप आयोजन करते हैं इवेंट का, उसके बाद उसको टेलीवाइज शो दिखाते हैं, लेकिन इस बार हम इसको और आगे लेकर जा रहे हैं। हमने कुछ महीनों के बाद एक स्मारिका भी निकालने की बात सोच रखी है, ताकि इस कार्यक्रम की हर उन बातों को, हर उन पहलुओं को उसमें हम लोग याद कर पाएं, रख पाएं और वो कालांतर में भी आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट बने। मैं फिर से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग सभी आए। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं हमारे पॉलिटिकल एडिटर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश श्री मनमोहन राय जी को। जोरदार तालियों से आइए वेलकम करते हैं श्री मनमोहन राय जी का। ओवर टू यू। जैसे नमस्कार सभी हमारे माननीय अतिथियों का। हम लोग अब प्रोग्राम की ऑफिशियल औपचारिक शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, नेटवर्क 18 हिंदुस्तान का, भारत देश का सबसे बड़ा मीडिया समूह हो गया है, जिसमें हमारे पास 16 से ज़्यादा चैनल हैं, मैगजीन्स हैं, वेबसाइट्स हैं। उसी का एक चैनल है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, जो ये प्रोग्राम माननीय मंत्री जी के सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से करा रहा है। हम लोग अब प्रोग्राम की औपचारिक शुरुआत करते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे बढ़ते हैं और जिस क्षण का हम सभी को इंतजार था वो क्षण हम आ गया है। अब
मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर कीनोट एड्रेस के लिए माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी, सेंट्रल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, शिपिंग एंड वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री नितिन गडकरी जी को कीनोट एड्रेस के लिए। और मैं थोड़ा उनका अभिवादन करना चाहती हूं अपने शब्दों में एक बार फिर। मी व्योमा परिहार श्री नितिन गडकरी जी यांचा स्वागत करते। स्वागत है, तालियां। मित्रों, मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसी भी राज्य में जो उद्दिष्ट, जो मिशन के रूप में हम आगे रखते हैं, उसके पीछे किसी भी राजनीतिक पार्टी और नेताओं का एक मकसद होता है। कल्याणकारी राज्य में मकसद यही होता है कि हमारी जनता को गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति कैसे दिलाए, और स्वाभाविक रूप से उसी के आधार पर राज्य में आर्थिक कार्यक्रम भी बनता है। उत्तर प्रदेश धनवान है पर जनता गरीब है। ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। पर उत्तर प्रदेश में बहुत क्षमता है और इसलिए सही नीतियों के साथ उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। हमारे देश में विकास के 4 प्रमुख सेक्टर्स हैं। एक है इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हमारे देश के जीडीपी में 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। 52 से 54% सर्विस सेक्टर है और 8 से 12% एग्रीकल्चर सेक्टर। उत्तर प्रदेश की विशेषता ये है कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बातें जहां होती है वहां इंडस्ट्रीज आती है, इन्वेस्टमेंट आती है, और जहां इन्वेस्टमेंट आती है वहां रोजगार निर्माण होता है, और जहां रोजगार निर्माण होता है वहां गरीबी दूर हो जाती है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर कोई है तो पानी की अवेलेबिलिटी है। गंगा से लेकर यमुना तक, गंडक तक जो नदियां हैं उसका पानी अवेलेबल है, सॉइल बहुत अच्छी है, और पावर का भी अभी उतनी समस्या नहीं है। तो वाटर, पावर, अब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन में भी मुझे लगता प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसपोर्ट के लिए भी काफी सुधार हुआ है। मैं आज उत्तर प्रदेश में 1,52,000 करोड़ रुपए के कार्य का शिलान्यास राजनाथ सिंह जी और योगी जी के उपस्थिति में हम करने जा रहे हैं, और 2 लाख करोड़ के काम ऑलरेडी हमने शुरू किए कहीं न कहीं मार्ग में। तो आज उत्तर प्रदेश का रोड नेटवर्क अच्छा हुआ है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमको कॉम्पिटिटिव रहना है तो हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है लॉजिस्टिक कॉस्ट। हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 16 से 18% है। यूरोपियन देशों में ये 12 से 13% है, और चाइना में 8 से 10% है। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ हम रोड नेटवर्क का उपयोग करते हैं। अगर रोड से जाएंगे तो 10 रुपये खर्चा लगता है, रेलवे से जाएंगे तो 6 रुपये लगता है, और पानी से जाएंगे तो 1 रुपया लगता है। अभी जो वाराणसी, चाइना में 49% ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट पानी पर है, और हमारे देश में केवल 3% है। और इसलिए हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है कि हमारे देश में जलमार्गों का विकास हो। उत्तर प्रदेश में वाराणसी टू हल्दिया 1680 किलोमीटर हमने जलमार्ग का काम लगभग पूरा करने की स्थिति में लाया है। 4 मल्टी मॉडल हब है, वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज और गाजीपुर। उसमें से वाराणसी का काम पूरा हुआ है, और बाकी 3 जगह काम आने वाले समय में 3-4 महीने में पूरा होगा। हम 60 रिवर पोर्ट बना रहे हैं, और जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होती है वैसे रिवर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फ्रॉम हल्दिया टू पटना पूरी हो गई है, और पटना के आगे वाराणसी तक भी अभी पूरी हो जाएगी। वाराणसी से
प्रयागराज तक केशव मौर्य जी ने मुझे आग्रह किया था, वहां का भी ड्रेजिंग हमने 1 मीटर का काम शुरू किया है और यमुना पर प्रयागराज में 4 रिवर पोर्ट बनाए हैं। अब वाराणसी से हल्दिया तक 60 छोटे रिवर पोर्ट्स, 6 जगह पर रोपैक्स, ये भी इसमें है और 3 मीटर का ड्राफ्ट हम मेंटेन कर रहे वाले हैं। वाराणसी से हल्दिया तक और हल्दिया से बंगाल के खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा तक और ब्रह्मपुत्रा से बांग्लादेश तक अब जलमार्ग खुला हुआ है। हमारी विभाग ने मुंगली और चितगांव पोर्ट जाने के लिए बांग्लादेश में भी 250 करोड़ रुपए खर्चा करके ड्रेजिंग किया है। तो अब उत्तर प्रदेश की चीनी बांग्लादेश में हम आसानी से भेज सकते हैं और इसलिए गंगा के किनारों पर गुड ट्रांसपोर्ट के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, इसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हल्दिया में आया हुआ पॉमोलिन ऑयल अगर पानी से वाराणसी आता है तो तेल की कीमत 2 रुपए किलो सस्ता होगी। यहाँ की चीनी बांग्लादेश में जो यहाँ की चीनी मिले वो भेज सकते हैं, जो एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव प्राइस में जब भेज सकते हैं। यहाँ का आम, पोटैटो ये भी भेज सकते हैं और इसलिए अब वाराणसी में इस साल 80 लाख टन हमारे गुड्स का ट्रांसपोर्ट होगा, ऐसा अनुमान है और नेक्स्ट 2 साल में 280 लाख टन होगा। इसके साथ साथ टूरिज्म भी बढ़ रहा है क्योंकि टूरिज्म में 49% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के लिए खर्चा होती है। अभी वाराणसी में 5 स्टार 7 स्टार क्रूज चल रहे हैं और मेरा प्रयास है कि इसी समय हमने रशिया से एक एयरबोट खरीदी की है जिसके लैंड क्रूजर जो है टोयोटो की, उसका इंजन है, उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर घंटा है और 10 सेंटीमीटर ड्राप में चलती है, 14 लोग बैठते हैं। मैं इसी सप्ताह में कोशिश कर रहा हूं कि वाराणसी से प्रयागराज तक वो ट्रायल हो जाए। तो स्वाभाविक रूप से गंगा के किनारे पर वाटर ट्रांसपोर्ट जो नए रोजगार के साधन निर्माण कर सकता है और इसलिए इसके साथ यमुना में भी हम काम कर रहे हैं। दिल्ली से यमुना जो प्रयागराज तक आती है, हमने डीपीआर बना लिया है, करीब 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक ने गंगा के लिए 5,500 करोड़ रुपए दिए हैं, वैसा ये प्रोजेक्ट हम वर्ल्ड बैंक को प्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये दिल्ली से डायरेक्ट मटेरियल वाराणसी तक आएगा और वाराणसी से डायरेक्ट हल्दिया तक जाएगा और हल्दिया से बंगाल के खाड़ी से बांग्लादेश तक जा सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जो जलमार्गों का निर्माण हो रहा है। और अभी हमने एमपीवीएस सी प्लेन यानी पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज के भी नियम फाइनल कर दिया है, जो पानी पे भी उतरता है और एयर स्ट्रिप पे भी उतरता है। और ये टेक्नोलॉजी के लिए हम इन्वेस्टर को आह्वान करें कि आप इसको लीजिए ताकि ये ट्रांसपोर्ट में टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा और कम से कम 10,000 हवाई जहाज हमारे देश में तुरंत चल सकते हैं। वो पानी में कोई लेक में भी उतर सकते हैं, एयरपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में टूरिज्म जैसे दिल्ली से हम लोग ताजमहल तक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो 15 मिनट में दिल्ली से ताजमहल जाएंगे। ताजमहल के पीछे में वाटर स्टेशन होगा, वाटर पोर्ट होगा, ताजमहल देखेंगे 1 घंटे में, वापस आएंगे और 15 मिनट में दिल्ली आ जाएंगे। तो ये संभव है, ये कोई सपने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और इसलिए आने वाले समय में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्किल, वी नेम इट एज अ नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो ट्रांसपोर्ट में तो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे रोड भी बनाए, अभी काफ़ी काम हो रहा है, जलमार्ग का विकसित हो रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं और स्वाभाविक रूप से आज एयरपोर्ट में बहुत सामान्य लोग अब हवाई जहाज में प्रवास करने लगे हैं। जलमार्ग, हवाई मार्ग, रेल मार्ग और रोड अगर सही कहा जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू वाटरवेज, सेकंड टू रेलवे, थर्ड टू रोड एंड फोर्थ टू एविएशन। अब छोटे छोटे एयरपोर्ट भी बन रहे हैं, तो इससे स्वाभाविक रूप से टूरिज्म बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल विकसित होगा। उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है कि जहां गन्ना है, और मैं 12 साल से इस बात की लगातार पीछे लगा हूं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर।
और इसलिए यहाँ शुगर अब बनाने के बजाय अगर हम इथेनॉल बनाते हैं तो इथेनॉल ये बहुत अच्छा फ्यूल है। ब्राज़ील, कनाडा और अमेरिका में फ्लेक्स इंजिन्स हैं, यानी एक ही टोयोटो, होंडा, मर्सिडीज, BMW जो जितनी गाड़ियाँ हमारे यहाँ हैं, वहाँ फ्लेक्स इंजन का मतलब यही है कि आप 100% पेट्रोल डालें या 100% इथेनॉल डालें। 85 रुपीज़ का पेट्रोल, 65 रुपीज़ का डीजल, 52 रुपये का इथेनॉल और करीब 10 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी। तो आने वाले समय में बायो एविएशन फ्यूल पर आपने सुना होगा कि हमने एक स्पाइस जेट का हवाई जहाज देहरादून से दिल्ली आया और जेट्रोफा ऑयल से बनाए हुए एविएशन फ्यूल को यूज़ करके वो दिल्ली आया। और अभी परसों 26 जनवरी में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज भी 100% बायो एविएशन फ्यूल पे चले। रतनजोत, मोह, साल, करंज, टोलिया जो नॉन एडिबल ऑयल सीड है, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे खेती में गेहूं चावल के बजाय अगर हम इसको उपाय निकालते हैं और उसका तेल निकल कर अगर बायो एविएशन फ्यूल लाते हैं तो उसका भाव 50 रुपये लीटर है। 30,000 करोड़ का हमारा इंपोर्ट है। हमारे देश की एविएशन इंडस्ट्री की इकोनॉमी सुधर जाएगी और ये पैसा किसानों के घर में जाएगा और रोजगार मिलेगा। ये जो इथेनॉल है इस पर अभी तक यूपी में काम नहीं हो पा रहा। मेरे खुद नागपुर में मैं सांसद हूँ, हमारे यहाँ 100% इथेनॉल पर 35 एयर कंडीशन बसेस चलती है, बहुत सुंदर बसेस हैं। उत्तर प्रदेश की बस भी इथेनॉल पे चल सकती है, ये किसानों ने तैयार किया हुआ है। और इतना ही नहीं, तो जो परली है वो परली से भी हम लोग बायो CNG तैयार करके ट्रैक्टर और बसेस चला रहे हैं। योगी जी को मैंने बीच में बुलाया था, उन्हीं के हाथ से उसका इनॉग्रेशन किया था। यहाँ तो परली जलाते जिसके कारण सहारनपुर और यहाँ इट्स अ बेस्ट प्रोडक्ट। सो कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं गंगा में करीब 150 बायोडाइजेस्टर बना रहा हूँ और अभी हम लोग हमारे यहाँ हमने नागपुर में 5 साल से हमारे टॉयलेट का पानी हम लोग बेच रहे, महाराष्ट्र सरकार को 100 करोड़ हमको मिल रहे हैं और टॉयलेट के पानी से स्लज निकालकर वो बायोडाइजेस्टर में डालकर बायो CNG निकालकर हम कम से कम 500 बसेस चलाने की बात कर रहे हैं। मेरे पास इतने प्रोजेक्ट 11,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मैं उत्तर प्रदेश में कर रहा हूँ। इस समय गंगा अविरल भी है और निर्मल भी है। जो लोग प्रयागराज गए उन्होंने अनुभव किया है कि पहली बार गंगा साफ और सुथरी है। और मैंने कहा है कि आज से 13 महीने के बाद यानी अगले मार्च एंड होने के पहले 100% गंगा अविरल और निर्मल होगी। और ये जो पूरा गंदा पानी है जो कानपुर में फापुमा और झामू तो कौन से नाले आपके इतना गंदा पानी जा रहा है, ये पानी बायोडाइजेस्टर में उससे मीथेन निकालकर CO2 अलग करके केवल उत्तर प्रदेश में 10,000 बसेस बायो CNG पर चल सकती है। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री है। हवाई जहाज का फ्यूल हम तैयार कर सकते हैं। बम्बार्डी, एयरबस, बोइंग और ATC चारों ने अब 100% बायो एविएशन फ्यूल को मान्यता दी है। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में ये हो सकता है। और इथेनॉल, 3 बातों में इथेनॉल में भारत सरकार ने निर्णय किया है। शीरा टू इथेनॉल, मोलाइसेस टू इथेनॉल, ये तो एस्टैब्लिश रूट था। फिर बी हेवी मोलाइसेस यानी 6% मोलाइसेस बनाना, उससे इथेनॉल बनाना। और तीसरी बात शुगर केन जूस टू इथेनॉल। और चौथी बात जो सेकंड जनरेशन की आई है, इथेनॉल फ्रॉम कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, बगास एंड राइस स्ट्रॉ। तो ये इतना इथेनॉल बन सकता है कि जो हम लोग अब पेट्रोल में 22% और डीजल में 10% और 100% इथेनॉल की बाइक, ऑटो रिक्शा भी चला सकते हैं। बजाज और TVS, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ, बजाज और TVS कंपनी को मैंने आग्रह करके इथेनॉल पर चलने वाली बाइक, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा तैयार की है। ये पूरे यूपी में चल सकती है, जिसका किसानों को फायदा मिलेगा। और इथेनॉल से कम इस देश में 30 से 40 लाख ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार निर्माण होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपके सामने जो प्लास्टिक की बोतल है वो पेट बोतल है। अब इथेनॉल से बायो पेट बनता है, ऑर्गेनिक प्लास्टिक, और वो 78 आवर में वो डिग्रेड हो जाता है। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ इसका मैं खुद रिसर्च भी करता हूँ और प्रयोग भी करता हूँ। ब्राजील से ये प्लास्टिक लाए और इसके प्रयोग भी किए और अभी ये हमारे पेट्रोलियम प्लास्टिक से सस्ता है। तो इस देश का किसान प्लास्टिक बना सकता है, पेट्रोल डीजल का पर्याय दे सकता है और
परली से, राइस स्ट्रॉ से डायरेक्ट 5 टन परली से 1 टन सीएनजी तैयार हो सकता है। ये अगर आया तो 8 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है। इसमें से 3 लाख करोड़ भी हमने बचाए तो सबसे बड़ा बेनिफिशियल उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि जो जहां चावल होता है, जहां गन्ना होता है, वहां ये इंडस्ट्री अगर खड़ी होगी तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। और इसलिए टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट, वाटर स्पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, बायोफ्यूल, ये उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा फ्यूचर है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ये 2 सेक्टर में भी अगर कॉन्सेंट्रेट करके अगर विजन आकर अगर काम होता है, जो हमारी सरकार कोशिश कर रही है, तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 20 लाख जवान युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं ऐसी हवा की कोई बात करने वालों में से नहीं हूं। जो जो मैंने बात की वो पूरी मैं आपको दिखा सकता हूं। एवरीथिंग इज प्रूवन एंड बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑलरेडी आई हैव फिक्स्ड द स्टैंडर्ड्स फॉर दैट, नो प्रॉब्लम। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके साथ एग्रीकल्चर में इतना सुधार हो जाएगा कि आज ब्राजील में चीनी का भाव 20 रुपए किलो है और हम 34 रुपए किलो का भाव पकड़कर गन्ने का भाव दे रहे हैं। मैं खुद 3 चीनी मिलें चलाता हूं, मैं मालिक नहीं हूं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव और बाकी इसमें होता है और हम इथेनॉल बनाते हैं, 80 मेगावाट पावर तैयार करते हैं और उसी से ही मुझे लगता है कि किसानों में हम लोग कुछ दे पाएंगे अगर इथेनॉल का अगर उपयोग करेंगे तो। और इसलिए केवल शुगर केन जूस टू इथेनॉल की 100 नई फैक्ट्री हम तैयार कर सकते हैं। जो फैक्ट्री एग्जिस्टिंग शुगर मिल है उनको इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम चीनी का प्रोडक्शन कम करें और चीनी से तो इतना हुआ कि अभी हमने डिटर्जेंट बनाया है। आप कभी आओगे मेरे पास तो हमारे यहाँ ही बना है, इतना अच्छा है कि सर्फ और लिरिल से अच्छा और 40% सस्ता है। नाउ शुगर सरप्लस, राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, ये सब सरप्लस होने के कारण हम उनको भाव नहीं दे सकते। तो वी हैव टू चेंज अ क्रॉप पैटर्न एंड विथ ए इनोवेटिव विजन हम सोशो इकोनॉमिक परिणाम जो है वो मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की विजन बने, जो टूरिज्म से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बायोफ्यूल से लेकर हमारी बाकी भी जो एग्रीकल्चर तक अगर बनती है तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश ये ग्रोथ इंजन होगा देश का। इंपोर्ट कम होगा, 8 लाख करोड़ हमारा इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का और प्लास्टिक का भी बड़ा इंपोर्ट है। अगर ये दोनों भी काम अगर किसान करेंगे, ये प्रूवन है सब, एवरीथिंग इज प्रूवन, और ये हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में गरीबी बढ़ेगी। करीब लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे सुखी और संपन्न राज्य बनेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भारत सरकार के मंत्री होने के नाते इन सब बातों में हर बार उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ खड़े रहता हूं। आगे भी इस सब काम में जो भी योजनाएं सरकार की होगी उसमें जरूर भारत सरकार की ओर से हम पूरा सहयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद सर। और अभी सर की इस कीनोट एड्रेस के द्वारा हमें पता चला है कि हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। एक बार और जोरदार तालियां माननीय मुख्य अतिथि जी के लिए। अब को बेसब्री से इंतजार था, उसकी शुरुआत करने का वक्त आ गया है। अब हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के रत्न अवार्ड्स की। एक बार मैं आप सभी महानुभावों का फिर से एक बार स्वागत करती हूं, क्योंकि आप सभी विभिन्न क्षेत्रों में, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें दिन प्रतिदिन नए नए परचम लहरा रहे हैं। तो एक बार फिर आपको बधाई और फिर से आप सभी का स्वागत। अब हम शुरुआत करेंगे अवार्ड्स की, और अवार्ड शुरू करने के लिए माननीय मुख्य अतिथि जी ऑलरेडी मंच पर हैं। उन्हें ज्वाइन करने के लिए मैं बुलाना चाहती हूं नॉर्थ इंडिया सेल्स हेड न्यूज 18 नेटवर्क श्री हर्षवर्धन द्विवेदी जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री हर्षवर्धन द्विवेदी जी का। पॉलिटिकल एडिटर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश श्री मनमोहन राय जी। अब हम शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के रत्न अवार्ड सेरेमनी का। एक बार तालियां हो जाए आप सभी की तरफ से।
कहते हैं ना कि तालियों के बारे में मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहती हूं कि तालियां सिर्फ हमारे लिए नहीं और यहां पर जो आएंगे अवार्ड लेंगे उन्हीं के लिए नहीं, आपके लिए भी अच्छी है, क्योंकि तालियां बजाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तालियां बजाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और स्वास्थ्य बेहतर होगा। मैं एक बार फिर माननीय मुख्य अतिथि जी से आग्रह करती हूं कि कृपया वे तैयार हो जाए और ताकि हम हमारे अवार्ड सेरेमनी शुरुआत कर सके। उत्तर प्रदेश के रत्न अवार्ड्स जो कि दिए जाएंगे, आपको जैसे ही पता है, विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, शिक्षा का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, उद्योग जगत। तो सबसे पहला अवार्ड उत्तर प्रदेश के रत्न अवार्ड दिया जाता है एस्पा ग्रुप के श्री अतुल सराफ जी को। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मंच पर एस्पा ग्रुप अतुल सराफ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एस्पा ग्रुप अतुल सराफ जी। तालियां जो है ना, मैंने आपको फिर भी कहा है, आपको एक मोटिवेशन दे दिया है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, फिर भी कम बजाएंगे तो कैसे चलेगा। बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। उत्तर प्रदेश के रत्न का अगला अवार्ड दिया जाता है शिक्षा जगत के जाने माने नाम, जो कि एक बहुत ही जाना माना इंस्टीट्यूट रन करते हैं, केमिस्ट्री बाय संजीव राठौर, और यह अवार्ड जाता है श्री संजीव राठौर जी को। अगला अवार्ड दिया जाता है जीडी गोयनका इंस्टीट्यूशन कानपुर से चेयरमैन श्री चंदन अग्रवाल जी को। जोरदार तालियां श्री चंदन अग्रवाल जी के लिए। बहुत बहुत बधाइयां सर। आप लोगों की तालियां कम क्यों है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, हम ऐसा कहते हैं एक स्पेशल अवार्ड है उनके लिए जो सबसे शानदार तालियां बजाएंगे। तो तालियां होनी चाहिए, बढ़िया लगता है जो अवार्ड ले रहा है उनको भी, और जो है अवार्ड का अनाउंस कर रहा है उनको भी। अगला अवार्ड दिया जाता है एजुकेशन के क्षेत्र में ही कानपुर से दस्तक क्लासेस से श्री विकास पाठक जी को। विकास पाठक जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार, क्या बात है। हमने सुना है आपने अनगिनत विद्यार्थियों का काफी भविष्य उज्जवल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। बधाइयां सर। अगला अवार्ड दिया जाता है लखनऊ पब्लिक स्कूल कॉलेजेस से श्री एसपी सिंह जी को। जोरदार तालियां एसपी सिंह जी के लिए। देखिए, अवार्ड किन्हें भी मिले, हमें उत्साहवर्धन करना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में कहते स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ऐसा नहीं है यार हमें नहीं मिला तो किसी और को नहीं। जोरदार तालियां श्री एसपी सिंह जी के लिए, क्या बात है। अगला अवार्ड दिया जाता है एचपी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। बदायूं से मैं मंच पर बुलाना चाहती हूं श्री हरि प्रसाद सिंह पटेल जी और उनके साथ उनके युवा साथी और युवा जो सहयोगी है उनके शिवम पटेल जी को। जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं मंच पर हरि प्रसाद सिंह पटेल और शिवम पटेल जी का। बहुत बहुत बधाई सर। अगला अवार्ड जो है उनके लिए मैं मंच पर बुलाना चाहती हूं आईवीएफ सेंटर कानपुर से डॉक्टर मधु लूंबा और उनके साथ आकांक्षा लूंबा। नारी शक्ति की जय हो, क्या बात है। सो आई थिंक इस अवार्ड में पहली बार मंच पर आ रही हैं दो खूबसूरत लेडीज। बहुत बहुत बधाई आपको। स्वास्थ्य जगत में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए इन्हें भी दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के रत्न अवार्ड। यहां हमारे साथ है मंच पे डॉक्टर मधु लूंबा और साथ में है आकांक्षा लूंबा। बहुत बहुत बधाई। अगला अवार्ड फिर से चिकित्सा जगत में जाने माने नाम
जो कि हैं बर्लिंगटन क्लिनिक से डॉक्टर सारांश जैन। डॉक्टर सारांश जैन, बहुत बहुत बधाई आपको, कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशन सर। अगला अवार्ड दिया जा रहा है फिर से चिकित्सा ही के क्षेत्र में हिमालयन योग संस्थान के श्री दीपक पाठक जी को। जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं हिमालयन योग संस्थान से दीपक पाठक जी का। अगला अवार्ड दिया जा रहा है डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल से डॉक्टर MS बासु को। बहुत बहुत बधाई सर। डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल से डॉक्टर MS बासु। अगला अवार्ड है एक बहुत ही जानी मानी कंपनी जिसे सारी महिलाएं बहुत अच्छी से जानती हैं, जोईज हर्बल केयर इंडिया लिमिटेड से उज्जवल आहूजा जी। जोरदार तालियां। जोईज हर्बल केयर इंडिया एक हर्बल कंपनी है और उज्जवल आहूजा जी ये अवार्ड रिसीव करने मंच पर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत बधाई सर। अगला अवार्ड है जाने माने फिजिशियन डॉक्टर UC रस्तोगी जी के नाम।